हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि सीटेट के फॉर्म निकले हुए हैं और भर भी दिए होंगे बहुत से स्टूडेंट्स ने, और भर देने चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे उस तरीके से आपका पेपर होगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो वो वाली स्कीम इसके अंदर है। जिस तरीके से फॉर्म भरेंगे, अगर पहले भरेंगे तो पहले ही एग्जाम होगा, बाद में भरेंगे तो बाद में ही एग्जाम होगा। तो बेहतर है कि पहले ही भर दें। और दूसरा एक फायदा और होता है पहले भरने का कि आपको सेंटर आपके आसपास मिल जाएगा, और अगर आप लेट भरते हैं तो सेंटर फुल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो क्यों परेशानी उठानी, पेपर तो तब भी देना है, तो भर दीजिए भाई। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। आज 4th डे है जो हम रिवीजन सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है। बाकी थ्योरी भी हम स्टार्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे सारे सब्जेक्ट की, सिर्फ एक मैथ का कंटेंट छोड़ के, क्योंकि मैथ का कंटेंट मैं नहीं कराऊंगी। मैथ की पेडागोजी, ईवीएस का कंटेंट और ईवीएस की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी और सीडीपी। ठीक है, और सेकंड पेपर की साइंस पेडागोजी हम करने वाले हैं इस चैनल पे। बाकी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ बीएड की क्लासेस चली हुई हैं और आज रात 8 बजे यहाँ लाइव सेशन होगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। बाकी ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल करके, जो भी आपको कहना हो पूछना हो। बाकी पीडीएफ अगर चाहिए तो लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल फर्स्ट चैनल का ये टेलीग्राम है, यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी जो भी मैं कंटेंट कराऊंगी। ठीक है, और सेकंड चैनल जो है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, कॉलेज विद भावना पे, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक हैं, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं सीडीपी, ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो अब तक ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। 2 बार अब तक ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक पेपर नहीं हो जाता है। अभी हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, आगे आगे 100 क्वेश्चन भी करेंगे। तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी अब तक कराए गए हैं, जितने भी अब तक हुए हैं पेपर। ठीक है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे पेपर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीटेट का एग्जाम एक ही दिन में हो जाता है। 30 दिन तक चलता है, 35 दिन तक भी चलता है। तो जितने दिन तक चलेगा उतने ही सेट बन के आते हैं, तो सारे सेट हम करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से यानी स्टार्ट हुए हैं, और अब तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं, 3 4 4 भी आ जाते हैं। तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन भी हमें ध्यान देना है इन पे। एसर्शन क्या है, यानी दावा है कि डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। यानी अगर बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट कम हो रहा है, डिले हो रहा है, यानी उसका जो शरीर है वो शारीरिक विकास जो है अगर वो कम हो रहा है, तो उसका जो कारण है वो है जेनेटिक मेकअप, ऐसा ये कह रहे हैं। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं। रीजन क्या है कि हेरिडिटी फैक्टर आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी हेरिडिटी जो फैक्टर होता है, जो वंशानुगत कारक होता है, वही पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है बच्चे के शारीरिक विकास के लिए। तो क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है दूसरा सही है दूसरा गलत है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो भाई, ना तो ऐसा है कि खाली हम एनवायरनमेंट को ही कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिले हो रहा है या विकास नहीं हो पा रहा है, ना ही खाली हम हेरिडिटी को कह सकते हैं। विकास जो होता है बच्चे का दोनों को मिला के होता है, दोनों का 50-50% योगदान मान सकते हैं। इतना ही हेरिडिटी का होता है, इतना ही एनवायरनमेंट का होता है, दोनों को मिला के बच्चे का अच्छी तरीके से विकास होता है। ठीक है, तो खाली एक फैक्टर को हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन के अंदर ये दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। 2 तरह की स्किल होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल यानी ये होती है स्थूल गतिक कौशल, यानी जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का उपयोग हो। अब बड़ी मसल का उपयोग कैसे होगा, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी मसल लगेंगी, हमारे पूरे पैरों की मसल लगेंगी। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगती हैं, हमारी बड़ी मसल्स लगती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, रनिंग है,
जंपिंग है, ठीक है, वॉकिंग है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन वाला पता नहीं क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ ले। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। जैसे कि अब छोटी मांसपेशियां कैसे यूज होंगी, अब एक बात बताओ, हम कोई इंसान खेलना कूदना तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उसे कह दें कि सब्जी काटनी है तुम्हें और छोटे छोटे से उसके बुरके बनाने हैं, तो क्या वो काट पाएगा? अगर उसने कभी नहीं काटी है या फिर उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुई है तो वो क्या काट लेगा? नहीं काटेगा। फाइन मोटर स्किल्स होती है जब हम छोटी चीजों पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे कि हम मटर के दाने छील लेते हैं बहुत ही सफाई से, मेहंदी लगा लेते हैं बहुत ही सफाई से, वो आंखों में काजल डाल लेते हैं बहुत ही सफाई से, मेकअप कर लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, जिसे मैं पेन पकड़ रही हूँ तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल्स होती है। इसके अंदर राइटिंग आ जाती है, ड्राइंग आ जाती है। ड्राइंग हम करते हैं उसमें भी हमारी फाइन मोटर स्किल्स का ही सारा खेल होता है। किसी किसी की ड्राइंग बहुत प्यारी होती है, तो वो कैसे होती है कि उसकी जो छोटी मसल्स हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारी क्या है? छोटी छोटी मांसपेशियों का काम होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फाइन मोटर स्किल्स का पूछा है तो रनिंग होगा, यानी दौड़ना, चलना, स्क्रिबलिंग या फिर जंपिंग। स्क्रिबलिंग होता है घसीट कर लिखना, जंपिंग यानी उछल कूद करना। तो बताइए कौन सा होगा? भाई उछल कूद कर रहे हैं तो हमारे पैरों की बड़ी मांसपेशियां यूज होंगी, चल रहे हैं तो भी बड़ी मांसपेशियां यूज होंगी, दौड़ रहे हैं तो भी बड़ी मांसपेशियां होंगी। लेकिन अगर हम स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, बच्चा क्या है पेन को लेकर ऐसे घुचड़ घुचड़ कर रहा है, घसीट रहा है कुछ भी, तो वो क्या है? छोटी मसल्स उसकी यूज हो रही है, हाथ और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बन रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, स्क्रिबलिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, विच ऑफ दीज वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज? इनमें से कौन सा बच्चा बीच में यानी बचपन का चरण होगा, यानी मिडल चाइल्डहुड स्टेज में होगा? तो बताइए। ए ऑप्शन है चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले, यानी एक बच्चा जो सामाजिक नकल करना शुरू कर रहा है, मेक बिलीव प्ले में संलग्न होने के दौरान भूमिका निभा रहा है। मेक बिलीव प्ले क्या होता है? जो कि कल भी हम परसों शायद पढ़ रहे थे कि बच्चे क्या है? डॉक्टर बनते हैं, मम्मी पापा बनते हैं, किचन में काम करते हैं, तो वो क्या है? मेक बिलीव प्ले है, यानी अपने घर में देखते हैं तो वही रोल खेलते हैं कि आज हम ऐसे खेलेंगे, आज हम वैसे खेलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो छोटी उम्र में होता है। मिडिल चाइल्डहुड में तो बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 से 11 साल का बच्चा इसके अंदर होता है, ठीक है। तो 7 से 11 साल का जो बच्चा है वो ये काम थोड़ी करेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, यानी एक बच्चा जिसने समझ विकसित की है नियमों के अर्थ के बारे में और तर्क कर सकता है, यानी कोई भी रूल्स हैं उसे समझाया गया है कि तुम्हें ना उधर नहीं जाना है खेलने, या फिर तुम उस पार्क में नहीं जाओगे। हम मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो बच्चा पूछने लगे कि मैं उस पार्क में क्यों नहीं जाऊंगा, उस पार्क में क्या दिक्कत है, तो बच्चा क्या है? रीजन भी कर सके और रूल्स को समझ भी सके। अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो नहीं जाता हूँ, तो बच्चा क्या है? समझने लगे, तो ये बात तो ठीक है। सी ऑप्शन है अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट, यानी बच्चा क्या है? संभावित कारणों की परिकल्पना कर रहा है, यानी खुद से ही कारण बना रहा है, खुद से ही चीजें बना रहा है, उस पर परिकल्पना कर रहा है। तो भाई बच्चा तो बहुत बड़ा है, तो ये तो बड़े वाली एज होती है, एडोलसेंस की एज होती है, चाइल्डहुड वाली एज, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब की एज होती है 11 साल से अबव वाली, ठीक है। A child who is just beginning to show fine motor skills such as grasping a pencil and other such object, तो इसमें तो बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख रहा है, उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जब बच्चा 7 से 11 साल का होगा तो वो थोड़े थोड़े रूल समझने लगेगा और थोड़ा बहुत तर्क करना भी शुरू कर देगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। Question number 4. Lots of cues about gender appropriate ways of behaving comes from films and commercials. This highlight the role of dash and as a dash agency of socialization, यानी लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत व्यवहार फिल्मों से आते हैं। यानी जो हम चीज़ें फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं वो कहाँ से आती हैं? फिल्म से आती है, इंडस्ट्री से आती है, जो हम टीवी में देखते हैं वो चीज़ें हम बहुत सारी फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? कौन सा एजेंट है सोशलाइजेशन का? तो जिसका रोल हम फॉलो करते हैं वो होती है मीडिया। और मीडिया क्या होती है? मीडिया होती है सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी तो हमारा परिवार होता है, तो सेकेंडरी जितने भी हैं, स्कूल है, मीडिया है, नाइबरहुड है, ये क्या है? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है? मीडिया एंड सेकेंडरी, बी के अंदर दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए।
द cognitive ability that comes in pre-operational period is ability for abstract thinking, यानी पूर्व संक्रियात्मक काल में जो संज्ञानात्मक योग्यता आती है वह क्या है, कि बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर ये योग्यता विकसित हो जाती है कि वो एब्स्ट्रैक्टिकली सोचे, यानी अमूर्त चीजों में भी सोच सके, अमूर्त सोच रख सके, ये क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। या फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है कि कहीं कोई सामान पड़ा है तो उधर ही दौड़ रहा है या अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा है। या एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी ईगोसेंट्रिज्म उसके अंदर आ जाता है। या फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है। तो ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, जब बच्चा क्या है 11 साल से अबोव होता है। पियाजे की 4 स्टेज है, SPCF, यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, C क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और F क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें होता है बच्चा जन्म से 2 साल का बच्चा इसके अंदर होता है, प्री ऑपरेशनल में 2 से 6 साल का बच्चा होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 बोल सकते हैं, कहीं 6 से 11 भी मिल जाएगा, और फॉर्मल ऑपरेशनल में 11 से अबोव होता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल में लेके आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर भी इसी एज में डेवलप होती है, और ये होता है सेंसरी मोटर में। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता इसके अंदर डेवलप होती है, किसके अंदर, प्री ऑपरेशनल पीरियड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश, यानी पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग यह जरूरी है कि टीचर को किस तरीके का रोल निभाना चाहिए और कैसा होना चाहिए टीचर। तो उसे मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मोबाइल यानी मोबाइल का मतलब है सॉफ्ट बिहेवियर उसका होना चाहिए, फ्लेक्सिबल का मतलब है जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज कर सके। या फिर स्ट्रक्चर्ड और रिजिड होना चाहिए कि बिल्कुल खड़ूस हो, कि जो कह दिया पत्थर की लकीर है ऐसा होना चाहिए। या एम्पैथेटिक और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि बिल्कुल ही पारदर्शी हो, टीचर और बच्चे के बीच में कोई एक पर्दा ही ना हो, बिल्कुल ही पारदर्शी हो। या फिर मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक हो, यानी रिवार्ड और पनिशमेंट में बिलीव करता हो कि बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो रिवार्ड दिया जाए, नहीं आ रहे हैं तो उनकी कुटाई की जाए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई पियाजे के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए टीचर, मोबाइल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी बच्चों के साथ सॉफ्टली बिहेव करे, और जहां चेंज करने की जरूरत है वहां अपने मेथड्स को चेंज करे, अपने बोलने के तरीके को चेंज करे, अपने बिहेवियर को चेंज करे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, यानी लेव वाइगोत्स्की के विचार में कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी अनुभूति भाषा से स्वतंत्र है, कि हमारा दिमाग भाषा से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, भाषा अलग है दिमाग अलग है। कॉग्निशन यानी हमारी थिंकिंग अलग है बिल्कुल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि संज्ञानात्मक विकास भाषा का मार्गदर्शन करता है। तो ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं क्या। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात ठीक है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की सुविधा प्रदान करती है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी गलत है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है भाषा के विकास से, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और जो बी ऑप्शन है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ऐसा पियाजे कहते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा निम्नलिखित कारक संज्ञानात्मक सुविधा प्रदान करते हैं बच्चों के विकास में। तो बताइए, कल्चरल टूल्स, या फिर सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन, या फिर रिवार्ड, सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो बताइए एक बच्चे का कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो कल्चरल टूल्स, यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या है, समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है, लैंग्वेज से सीखता है। तो इन्होंने 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बताया है, लैंग्वेज को, सोशल इंटरेक्शन को, यानी बच्चा क्या है सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखता है, समाज से सीखता है, अपनी सोसाइटी से, अपनी संस्कृति से सीखता है। कल्चरल को इन्होंने टूल बताया है, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, सॉरी तीनों ठीक है, तीनों में से 2 दिए गए हैं। इसमें कल्चरल टूल दिया गया है, सोशल इंटरेक्शन दिया गया है। इक्विलिब्रेशन इसके
अंदर नहीं आता, इक्विलिब्रेशन पियाजे की थ्योरी में आता है। और रिवार्ड की बात बिहेवियरिज्म करते हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पेवलोव है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यानी बाल केंद्रित कक्षा में सीखना कैसे सीखना चाहिए, हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, या फिर इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट यानी पुरस्कार और सजा पर निर्भर है, तो इसकी बात भी बिहेवियरिज्म करते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स भी बिहेवियरिज्म की थ्योरी में आता है, या फिर इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में लर्निंग कैसे होती है, जब बच्चे भी एक्टिव हो, टीचर भी एक्टिव हो, दोनों एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से सीखें। टीचर क्या है, बच्चों को फैसिलिटेट करे, गाइड करे, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। डी भी पढ़ लेते हैं, इज डिपेंडेंट सोलिली ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट्स रोल इज पैसिव। अगर टीचर पे डिपेंड होगा और बच्चे का रोल क्या है, निष्क्रिय होगा, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं टीचर सेंटर्ड होगी, वो क्या होगी, शिक्षक केंद्रित होगी। और हमें क्या बताना है, चाइल्ड सेंटर्ड में कैसे सीखता है, जब एक दूसरे से सहायता करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टीचर का भी रोल अच्छा हो, बच्चे का भी रोल अच्छा हो, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का वर्क करे, एक तरह से गाइड करे, और बच्चे क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशंस ऑफ अदर एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ ऑथोरिटी एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। इस थ्योरी को भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। बाकी वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी अभी मैंने 10 दिन पहले ही कराई थी, तो आप उन्हें देख सकते हैं जाके। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था में नैतिक विकास की उपेक्षा करते हैं, बच्चे दूसरों के इरादे और इसके बजाय डर पर ध्यान देते हैं, अधिकार और नकारात्मक परिणाम से, यानी बच्चे डरते हैं कि अगर तुमने कुछ भी गलत करा तो बड़े तुम्हें दंडित करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कि बच्चे क्या हैं, डरते हैं कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया, आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा नहीं मानी बड़ों की, तो तुम्हें क्या है, सजा मिलेगी। ऑप्शन तो यही है। बी ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सी ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी समाज में बैलेंस बनाए रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन समाज के जितने भी रूल रेगुलेशन और लॉ हैं उन्हें मानते हैं, या फिर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल यानी दिखावे की इमेज, जैसे कि टीचर्स के सामने इमेज बनाना, घर को के सामने इमेज बनाना, या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ए ही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसके अंदर पूछा ही ये गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता, विचार व्यक्त करना किसकी विशेषता है, बताओ हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। तो हावर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि पे बात किया, यानी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पे ये बात करते हैं, जिसमें से 4 दी गई हैं। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि, नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृति की जिसके अंदर समझ होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल को अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, शायद ये हिंदी में मुझे कंफर्म नहीं है, अंत्य और अंतर्वैयक्तिक कुछ इस तरीके से होता है, गूगल ने अच्छी तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई जिनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, जिन पे भाषा की पकड़ अच्छी होती है उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जिन्हें बोलने में फ्लुएंसी हो, जैसे कि प्रेस रिपोर्टर होते हैं, जर्नलिज्म होते हैं, जैसे कि अंजना ओम कश्यप, हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जिनकी क्या है, लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी हो, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास, यानी कौन सा प्रभावी नहीं है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने की रणनीति में कक्षा में, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, या अलग अलग तरीके के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सी जो रणनीति है वो इफेक्टिव नहीं है।
रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी उनके मौखिक और गैर मौखिक पर प्रतिबिंबित करें, संचार करें, यानी देखें कौन किस तरीके से बोल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हर बच्चे के वर्बल और नॉन वर्बल को दर्शाएं। रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, यानी जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें और उन्हें पहचानें, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग रणनीति बनाएं, जिस तरीके का बच्चा है उसी तरीके की विविधता अपनाएं, उसी तरीके की पेडागोजी अपनाएं, उसी तरीके के मेथड्स यूज करें। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट एंड करेक्ट देम, या फिर बच्चों की कमी पहले देखें कि किस किस में क्या क्या कमी है और कहाँ कहाँ ठीक करनी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई अगर सारे बच्चों को हमें केटर करना है, सबकी चीज़ों को पूरा करना है, सभी की नीड्स को पूरा करना है, तो इनमें से कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमें बच्चों को चेक नहीं करना है, हमें बच्चों को ये नहीं है कि पहले हम आइडेंटिफाई करने बैठ जाएं कि भाई कौन सा होशियार है, किस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा डल है, मुझे कहाँ ठीक करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। हम बच्चों के अकॉर्डिंग मेथड्स यूज करेंगे, बच्चों की इज्जत करेंगे, बच्चों को सम्मान देंगे, उनकी वर्बल और नॉन वर्बल को रिफ्लेक्ट कराएंगे, यानी अगर दूसरी भाषा का बच्चा है, कहीं और से आ रहा है, तो हम उसे भी क्या है, इज्जत देंगे, ठीक है। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं डी को छोड़ के, तो डी नॉट पूछा गया है, तो डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4 ईयर ओल्ड राहुल सेड, यानी 4 साल का जो राहुल है उसे उपहार में क्या है, गुड़िया मिल रही है। तो उसने कहा कि व्हाट विल आई डू विद दिस, यानी मैं इसके साथ क्या करूंगा। लड़के डॉल के साथ नहीं खेलते। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या दर्शाता है, जेंडर रेलिवेंट को दर्शाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर जेंडर इक्विटी। देखो जेंडर इक्विटी तो यहाँ हो नहीं रही है, कोई भी समानता नहीं हो रही है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो तब होता कि एक बच्चे को दे दिया, दूसरे बच्चे को नहीं दिया। यहाँ तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेरे काम का नहीं है, ये लड़कियों के काम का है, डॉल से लड़कियां खेलते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि भाई उनकी पुरानी सोच है, जो पहले जमाने से चीजें चली आ रही हैं उसे ही बच्चा फॉलो कर रहा है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता है, लिंग रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड, यानी क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की जगह असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्लास में कैसा आकलन होना चाहिए, असेसमेंट फॉर होना चाहिए, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो। अब फॉर क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जो क्लास के दौरान होता है। तो टीचर ये सुनिश्चित करे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, यानी क्लास के दौरान बच्चे का आकलन होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ाया और साथ के साथ देख लिया कि कितना आया कितना नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा पढ़ा दें, आ गया तो आगे चलें। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, सम्मेटिव होता है, यानी चैप्टर पढ़ा दिया, आगे चले गए, पूरी बुक पढ़ा दी और साल के एंड में उसका रिजल्ट घोषित हो रहा है, साल के एंड में पेपर हो रहे हैं। तो क्या कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो इसके लिए किस पे फोकस करना चाहिए, फोकस सोलिली ऑन द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, यानी केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें शिक्षार्थी के, या फिर इनकॉर्पोरेट्स असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी दैनिक प्रक्रिया में मूल्यांकन शामिल करें शिक्षण अधिगम का। सही बात है। गिव इंपोर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ओनली, यानी केवल किसके माध्यम से शिक्षण को महत्व दे, सीधे निर्देश की विधि से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें बच्चों को, उससे पढ़ाएं, या फिर पे एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन अमंगस्ट चिल्ड्रन टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमें बच्चों में ना तो कंपैरिजन करना है, ना तो तुलना करनी है, और ना ही कंपटीशन कराना है, क्योंकि कंपटीशन बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करता है। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने का मतलब होता है ऑथोरिटेटिव स्टाइल फॉलो कर रहे हैं हम, यानी टीचर की तानाशाही चल रही है। तो इस तरीके से भी हमें नहीं पढ़ाना है। और बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज पे ध्यान दें, तो ये भी कोई असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं हुआ। असेसमेंट फॉर लर्निंग तब होगा जब बच्चे की हम डेली प्रोसेस चेक करेंगे, डेली असेसमेंट लेंगे, जो भी पढ़ाया है, जो भी सिखाया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, यानी बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है किस तरीके के प्रश्न पूछकर कि इन द ईयर विच द राइट फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड, यानी जो वन अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष आया था। तो जिस बच्चे को डेट पता होगी वो तो डेट बता देगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो तब लगती है जब बच्चा अलग अलग तरीके से सोच पाए कि इसके इतने सारे आंसर बन सकते हैं। अब इसकी थोड़ी ना 4 डेट बनेंगी, इसकी तो एक फिक्स है। व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के 3 कोण का योग क्या है, तो वो भी फिक्स है, वो भी बता देगा बच्चा। नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो पृथ्वी की विभिन्न परतों के नाम बताइए वायुमंडल के, तो लेयर बता देगा, वो भी सभी को याद है, अगर याद नहीं होंगी तो याद करके बता देगा। तो इसमें भी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगी। डिजाइन अ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सीड्स आर नीडेड एयर फॉर जर्मिनेशन, यानी एक ऐसा प्रयोग डिजाइन करें, साबित करें कि बीज की जरूरत है अंकुरन के लिए, यानी हवा पानी की जरूरत होती है, बीज को उगने के लिए हवा की भी जरूरत होती है और पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये प्रूव करना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। तो बच्चे को इसमें काफी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से तुम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे, किस तरीके से प्रूव करोगे। तो यहाँ बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। In an inclusive setup, dash makes reasonable accommodation as per the needs of dash, यानी एक समावेशी व्यवस्था में डैश बनाता है कि जरूरतों के अनुसार उचित आवास। क्या इंक्लूसिव सेटअप में मेक रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी किसके अकॉर्डिंग रीजनेबल एकोमोडेशन होना चाहिए और किसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कौन बनाएगा रीजनेबल एकोमोडेशन, बताओ भाई। उचित आवास कौन बनाएगा, स्कूल ही तो बनाएगा कि बच्चों के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, क्या करना है। और नीड्स किसकी है, जरूरत किसकी है, बच्चों की। तो क्या आएगा, स्कूल और स्टूडेंट्स, स्कूल बनाएगा रीजनेबल एकोमोडेशन। ठीक है, और किसकी जरूरत पे, बच्चों की जरूरत पे। ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, जहां जैसी बच्चों की नीड्स है, जो बच्चे को इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन द रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लॉन्ग पैसेज, यानी डैश वाले छात्र लगातार बने रहते हैं पाठ पढ़ने की चुनौती और लंबे गद्यांश को समझने में। यानी किसे पढ़ने में दिक्कत आती है, जो लॉन्ग पैसेज नहीं पढ़ सकते या फिर रीडिंग नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उनके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी पाई जाती है, सेरेब्रल पाल्सी पाई जाती है, या फिर डिसकैलकुलिया, या फिर डिसलेक्सिया, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है उनके अंदर डिसलेक्सिया पाया जाता है, यानी ये क्या पढ़ते हैं, सा को वाज पढ़ेंगे, यानी उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। सा को वाज पढ़ेंगे, गॉड है तो उसे डॉग पढ़ सकते हैं, या फिर डॉग को गॉड पढ़ सकते हैं, कुछ भी उल्टा पढ़ रहे हैं, यानी उन्हें पढ़ने में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप अ टीचर शुड, यानी वंचित शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए वंचित समूह एक शिक्षक को चाहिए। क्या करना चाहिए एक टीचर को, जो डिसएडवांटेज्ड वाले बच्चे हैं या फिर जो वंचित ग्रुप के बच्चे हैं, किसी न किसी तरीके से वो पिछड़ गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए या फिर उन्हें ठीक करने के लिए, उन्हें सभी के बराबर लाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। या फिर हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल, यानी उन बच्चों की कमियां पूरी क्लास के सामने हाईलाइट करें कि इनके अंदर तो ये कमियां हैं, तो इससे तो और भी वो बेकार हो जाएंगे, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, बच्चे को इंफीरियर फील होगा। टीच दीज स्टूडेंट इन सेपरेट सेक्शन, अगर दूसरे सेक्शन में उन्हें पढ़ाएंगे तो भी उन्हें अलग फील होगा, अलगाव हो जाएगा, उनके साथ पार्शलिटी हो जाएगी, भेदभाव हो जाएगा। यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी उनके लिए मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए, मानकीकृत की बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे बच्चों की नीड्स का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। तो भाई ये भी नहीं होगा। अगर हमें इस तरीके के बच्चों को क्या करना है, एड्रेस करना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनेपन की भावना उन्हें दिखानी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें सभी के बराबर रखना चाहिए और रेगुलर क्लास में उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, यानी विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षक को इसके लिए विकल्प नहीं देना चाहिए। किसके लिए ऑप्शन नहीं देना चाहिए? इन द क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स, यानी अलग अलग जरूरतों वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए? प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी सामग्री की प्रस्तुति होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी संचार और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बच्चा भी एक्सप्रेस कर रहा है, टीचर भी एक्सप्रेस कर रहा है। पर्सपेक्टिव ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना पर दृष्टिकोण होना चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर, तो शिक्षार्थियों को क्या है, रूढ़िवादिता करना, यानी उनके साथ भेदभाव करना कि तुम लड़की हो तो तुम होम साइंस ले लो, तुम लड़के हो तो तुम साइंस ले लो। तो किस तरीके का टीचर को ऑप्शन उन्हें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए? तो यही ऑप्शन उन्हें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, यानी उनके साथ कोई भी रूढ़िवादिता नहीं दिखानी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई भी जेंडर बायसनेस नहीं करना चाहिए कि उन्हें ये फील हो कि मैं फीमेल हूं या फिर मैं मेल हूं, मैं तो लड़का हूं, मैं तो होशियार हूं जन्म से ही। तो इस तरीके की भावना बच्चों के अंदर ना उत्पन्न हो। तो टीचर को इस तरीके के ऑप्शंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, यानी जो एनईपी है, एनईपी 2020 है, वो किस चीज को प्रमोट नहीं करती है, किस चीज को बढ़ावा नहीं देती है? किसके संदर्भ में? स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबिलिटी से बच्चे ग्रस्त हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में क्या प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए? एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भाई जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छा फर्नीचर, अच्छा ढांचा, स्कूल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये बात तो ठीक है। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, यानी एक एक शिक्षक, एक एक टीचर्स होना चाहिए और ट्यूटर्स होना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन हो कि भाई उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, अलग से स्कूल होने चाहिए, तो ये तो सेपरेशन हो जाएगा बच्चे के साथ। सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये बात भी ठीक है कि अगर टेक्नोलॉजी होंगी तो हर तरीके का बच्चा केटर हो जाएगा, हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर उनके लिए स्पेशल एजुकेशन कंपलसरी कर देंगे तो वो सब बराबर नहीं हो पाएंगे, बच्चे अलग थलग हो जाएंगे कि भाई जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन हो और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल हो। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होता, और ना ही एनईपी ऐसा कहती है कि तुम डिसेबिलिटी वालों को अलग पढ़ाओ और नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ाओ। एनईपी कहती है सारे बच्चे एक साथ होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ें, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। अगर बच्चे को कम दिखता है तो उसे आगे बैठाया जाए या फिर उनके लिए सूटेबल टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तो इसमें नोट पूछा है कौन से को बढ़ावा एनईपी नहीं देती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को क्या होगा, जब आप कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100-200 क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद भी थ्योरी कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन भी करनी इतनी ही जरूरी है जितनी थ्योरी करनी जरूरी है। जब आप क्वेश्चन थोड़े से कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने डीप तक पढ़ना है। ठीक है, तो बस ये बात है, बाकी बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले लेट्स क्रैक और कॉलेज विद भावना को। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।